जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोग 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके हम लोग दोस्तों पीवाईक्यू सीरीज शुरू किए थे, जिसमें हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को दोस्तों उठाए थे, जिसका 2 पार्ट दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग 105 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। आज हम लोग 105 से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास, क्योंकि आपको बता दिए थे कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पीवाईक्यू लगाना दोस्तों जरूरी है। इसी को उद्देश्य में रख करके, इसी उद्देश्य को नजर में रख के दोस्तों हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू किया है। तो हम हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों बारी बारी से आपको पीवाईक्यू करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 105वां क्वेश्चन के बारे में बता दिए थे कि इसने पूछा था कि अगर मान लीजिए कोई चुनाव में पार्टी खड़ी होती है तो उसकी जमानत राशि उसको देना पड़ता है, मतलब एक दोस्तों जमानत राशि देना पड़ता है। तो कितना वैध मत प्राप्त न करने के कारण उसका जमानत राशि जब्त हो जाता है। तो बता दिए थे 1/6 भाग अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता है कुल मत का दोस्तों, तो क्या होता है उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ये भी बात याद रखिएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों हम आगे 106 नंबर क्वेश्चन पर। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो ये कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में जनगणना पर आधारित है, 69 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब कि 1971 में जनगणना हुई थी उस पर आधारित है। तो यह कब तक दोस्तों निश्चित रहेगा? इसके मतलब यहाँ तक क्या होगा, लोकसभा की सीटों में या राज्यसभा की सीटों में कोई क्या होगा, कोई बढ़ोतरी या घटोतरी दोस्तों नहीं होगी। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 2026 तक। 2026 तक क्या कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया है कि जो भी लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों उसको यहाँ तक निश्चित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, 2026 के बाद आपको उसमें कुछ कमी या बेस दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या बोलता है इसमें। बोल रहा है कि संविधान के 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं सन 2000 द्वारा अनुच्छेद 81 में परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा राज्यवार सीटों में आवंटन का निर्धारण 2026 तक दोस्तों क्या कर दिया गया, इसको संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया। मतलब इस आधार को दोस्तों रख करके क्या किया गया है, ये दोस्तों फैसला लिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला है दोस्तों हम लोग कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन आधारित है। किस पर आधारित है? तो बता दिए किस पर आधारित है। तो ये दोस्तों हमारा आधारित है वर्ष 1971 की जनगणना पर दोस्तों आधारित है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा क्या, आगे है आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है। मतलब किसमें आपको बताना है कि राज्यों में विधानसभा संख्या अधिक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? तो आपको 5 ऑप्शन दिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हम बता दें आपको कि यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपका विधानसभा सीटें दोस्तों कितना है, 68। कितना है? 68। और जितनी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, ये जहाँ है ये तीनों में जगह कितना है दोस्तों? तो तीनों में आपको 60 सीट देखने के लिए मिलता है। मतलब कितना विधानसभा सीट? तो 60। जैसा कि बता दिए थे कि विधानसभा में अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिकतम 500 से दोस्तों अधिक नहीं हो सकता है। और न्यूनतम कितना, न्यूनतम दोस्तों 60 से अधिक, 60 से कम नहीं हो सकता है। ये क्या है, ये दायरा याद रखिएगा कि किसी विधानसभा में दोस्तों 500 से अधिक वहाँ पर विधानसभा सीट नहीं हो सकती है, कम से कम 60 नहीं हो सकता। लेकिन कुछ अपवाद भी देखने के लिए आपको मिलते हैं, जैसे दोस्तों गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब जगह पर क्या है, कुछ अपवाद है राज्य। तो आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या बोलता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद आपका 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकता, बता दिए थे। न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगा। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश कौन है आपका? पुडुचेरी। बता दिए 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर क्या है, विधानसभा है दोस्तों, एक आपका दिल्ली और एक पुडुचेरी। जबकि राज्यों में सिक्किम की बात कर ले तो यहाँ पर क्या है, 60 से कम आपको यहाँ पर देखने के लिए दोस्तों मिलता है। क्या? तो विधानसभा सीटें 60 से कम आपको सीटें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है आपका 403। बिहार में बात करें तो बिहार में कितना है, 243। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि उपयुक्त जो ऑप्शन दिया था, अरुणाचल प्रदेश में बता दिए 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60। अब बाकी जो हिमाचल प्रदेश था दोस्तों उसमें कितना है, तो 68 बता दिए हम।
तो पूछा कि इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो अगला है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसको है। तो आंग्ल भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन। तो ये दोस्तों पहले हमारे भारतीय संविधान में था कि अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 2 एंग्लो इंडियन को विधान लोकसभा में दोस्तों क्या कर सकता है, वो अपने मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ है कि 2019 में हुआ था 104वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा जो आंग्ल भारतीय थे उनको ये जो रिजर्वेशन था दोस्तों मनोनीत करने की जो प्रणाली थी उसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिए कौन कर सकता है यहाँ पर, तो बात क्या है यहाँ पर कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 331 के द्वारा। आगे आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ बता भी रहा है आपको कि प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है। अधिकतम 2 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या किया गया इसको दोस्तों, मतलब कि इसको खत्म कर दिया गया है। ये प्रश्न आपका 17वां बीपीएससी में दोस्तों एक ही शिफ्ट में 2 बार पूछ दिया गया था, अलग अलग तरीके से आपको 2 बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। आइए हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आगे पूछ रहा है कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि एससी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, एसटी जो होते हैं उनके बारे में। तो किसमें है, तो अनुच्छेद आपका 330 में। 331 में किसे, एंग्लो इंडियन के बारे में है। तो अनुच्छेद 330 में किसके बारे में है, तो अनुसूचित जाति के बारे में दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और वही अनुच्छेद 330(1) में असम के स्वशासी जिलों में अनुसूचित जातियों को छोड़ करके अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब जो असम राज्य है उसके लिए दोस्तों विशेष प्रावधान दोस्तों इसमें किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे है दोस्तों हमारा आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। मतलब कार्यकाल आपको पता है कि 5 साल का होता है, 5 साल में क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन उससे पहले भंग करना है तो कौन कर सकता है, उससे पहले भंग करना तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को दोस्तों भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री क्या करेगा, सिफारिश करेगा, तब जाकर के राष्ट्रपति उसको भंग कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 85 में कहा गया है शस्त्रावसान के बारे में। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार भंग के बारे में लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा मंत्रिमंडल परिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, आगे है दोस्तों हमारा 112 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। मतलब कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उससे पहले भंग कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, तो आपका प्रधानमंत्री होता है। ये भी याद रखिए, 2 तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुला सकते हैं। मतलब साल में कम से कम कितना सत्र बुलाया जाता है, 2 बार। कितने वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना है, 6 महीने के अंतराल पे। कितना, 6 महीने के अंतराल पे। यही बात आप याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आगे है 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कौन सा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा लोकसभा में प्रतिनिधि भेजता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन भेजता है, आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको 80 लोकसभा सीट मिलता है, बिहार में हमारा 40 है, 48 आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, 42 कहाँ है, तो आपका पश्चिम बंगाल में। तो ये सब दोस्तों याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है। मतलब कि लोकसभा प्रतिनिधि के बारे में, तो दूसरा और तीसरा तो बता दिए। पहला पर उत्तर प्रदेश 80 सीट के साथ, दूसरा पर आपका महाराष्ट्र कितना 48, और तीसरा पर कौन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल दिया नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि बिहार में कितना है दोस्तों 40 सीटें। कितना है आपका 40 सीटें, किसका, तो लोकसभा का। ये भी याद रखना है आपको। आइए आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन वही बात यहाँ पर दी गई है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव दोस्तों 1952 में हुआ था। कब हुआ था 1952 में हुआ था। संविधान लागू होने के बाद दोस्तों 2 साल बाद ही क्या होता है, लोकसभा का चुनाव होना शुरू हो गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वही देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। वही बात है, इसमें कुछ खास बात रहेगी तो हम आपको बता देंगे। यह बताया आपसे कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो किस आधार पर दिया जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में या लोकसभा में
जो आपका प्रतिनिधि आते हैं वो जनसंख्या के आधार पर, किस पे आते हैं, जनसंख्या के, मतलब वहाँ जनसंख्या के अनुपात के आधार पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इसका उल्लेख अगर बोलेगा राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो कौन सी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में है। यहाँ पर देखिए दिया है आपको कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अनुपात पर दोस्तों दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में दोस्तों दिया गया। चौथी अनुसूची याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं, तो ये राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा दोस्तों को हम भंग नहीं कर सकते, लेकिन जिसको सदस्य होते हैं दोस्तों उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं दोस्तों। ये भी बातें याद रखनी है आपको, हमेशा आपसे प्रश्न में पूछता है। सदस्य का कार्यकाल होता है लेकिन जो सभा है उसका कार्यकाल दोस्तों नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। बताया था कि अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई अस्थायी सदन इसको, तो अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि इसको आप विघटित मतलब भंग नहीं कर सकते हैं। इसको भंग कभी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी इसको भंग दोस्तों नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 120 नंबर में क्या कहता है, 120 नंबर कहता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो बता दिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी भी संवैधानिक पद को दोस्तों नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को अनुच्छेद 80 के द्वारा मनोनीत करते हैं, जो कला साहित्य में क्या किए हैं, ख्याति प्राप्त किए हैं दोस्तों, महानता हासिल किए हुए, जैसे अनुच्छेद 80 बता दिए। 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है। साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में दोस्तों क्या है, विशेष व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किए उन्हीं को। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति दोस्तों वही क्या होते हैं, भारत के आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, आगे हमारा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन दोस्तों जो संसद के सदस्य चुन करके आते हैं, तो लोकसभा के सदस्य में से किसी एक व्यक्ति का दोस्तों क्या होता है, स्पीकर के तौर पर उनका चुनाव होता है और वो सदस्य ही करते हैं। तो लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, किसके द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है दोस्तों। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा दोस्तों किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। अभी जो 18वीं लोकसभा है दोस्तों उसका अभी तो आपका 17वीं खत्म हो गया, 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष कौन है आपके, ओम बिरला है, जो लगातार दूसरी बार दोस्तों बने हैं। तथा उपाध्यक्ष कौन है आपके, एम थम्बी दुरई। ये दोस्तों पुराना डाटा है, याद रखिएगा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष दोस्तों इसमें से कोई नहीं है, इनमें से क्या होंगे, कोई नहीं होंगे। यह बहुत पुराना है। संसद के 2 सदस्यों के बीच अधिकाधिक समय अंतराल होता है, कितना होना चाहिए, तो बता दिए 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। वर्ष में आपका 2 बार क्या करना है दोस्तों, बैठक बुलाना है किसी भी हालत में, ये बात याद रखिएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ये नहीं होगा, निलंबित प्रस्ताव नहीं होगा, स्थगन काल नहीं होगा, उत्तर प्रस्ताव नहीं होगा। शून्यकाल का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा समय जिसमें क्या होते हैं, जो जिसमें महत्वपूर्ण जो कामकाज, जो सार्वजनिक हित के जो प्रश्न होते हैं उसको उठाए जाते हैं। मतलब इसमें कोई फालतू मतलब कि ऐसा सवाल जवाब होता है दोस्तों जो क्या होगा, देश के हित में होगा, वही क्या कहलाता है, शून्यकाल दोस्तों कहलाता है। तो शून्यकाल शुरू होता है दोस्तों, या बता दें इसके बारे में सुन लीजिए। तो शून्यकाल जो है हमारे भारत की देन है, ये 1962 में क्या हुई थी, हमारे भारत द्वारा दोस्तों शुरू की गई थी। शून्यकाल मतलब जो 12 बजे का जो समय होता है, देखते हैं टाइम क्या होता है, 00 दोस्तों हो जाता है, उसी इसीलिए इसको कहा गया है शून्यकाल। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य का सभा द्वारा शुरू करने से पहले का समय लोकप्रिय नाम से शून्यकाल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल दोस्तों कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल मामले उठाने के लिए सदस्य प्रति दिन पूर्व 10 बजे के पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं, और सभा में मामले को उठाने या न उठाने के दोस्तों अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द की औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं आता। दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम लोग इनमें से कोई नहीं टिक करेंगे। आगे दिया है क्या आपको, आगे दिया है कि भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली जो है वो आपका नीति कार्यान्वयन से दोस्तों क्या है, संबंधित है। आगे बात करते हैं क्या कहता है ये, तो भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय एजेंसी द्वारा किया जाता है। मतलब कि नियम कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में दोस्तों बात यहाँ हो रही है।
आगे हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। कौन सी है? तो जो अधीनस्थ जो विधान पर समिति, जो अधीनस्थ विधान परिषद समिति होती है दोस्तों, वो क्या करती है? जो भी विधि नियम कानून बनाने के लिए होता है वो क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। तो संसद के अधीनस्थ विधान की समिति में 15 सदस्य अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है, मतलब क्या विधि विधान बनाना है उसके लिए रिपोर्ट तैयार करने का दोस्तों ये काम करती है। आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है? तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं क्या बोलता है। तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों का पंजीकृत करता है और उसकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में दोस्तों मान्यता देता है। मतलब निर्वाचन आयोग होता है, भारत चुनाव आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है? क्षेत्रीय पार्टी और गैर क्षेत्रीय पार्टी के बारे में दोस्तों बात करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त घोषित करता है। राज्य स्तरीय दलों को मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्हताएं, मतलब कि क्या होना चाहिए? पूर्ण करना होता है। क्या है उसमें? देखते हैं हम लोग। यदि उस दल के राज्य को विधानसभा चुनाव में, आम चुनाव जो होता है, उस राज्य में कुल वैध का 6% प्राप्त अगर वोट प्राप्त करता है या उसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों में 2 स्थान प्राप्त करता है, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध का 6% क्या करता है? मत प्राप्त करता है, या इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य में लोकसभा का कम से कम एक सीट दोस्तों क्या करता है? जीत लेता है। यदि दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें क्या किया है दोस्तों? से भी ज़्यादा प्राप्त किया हो, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम एक सीट जीती हो, या लोकसभा के चुनाव में उसने संबंधित विभाजन के कम से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो, तो क्या हो सकता है? तो इन प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूरी करती है। अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। मतलब जो भी मतलब कि क्राइटेरिया दिया था उसको क्या किया? आम आदमी पार्टी दोस्तों पूरा किया, तो इसलिए क्या है? राज्य स्तरीय पार्टी है। ज्ञातव्य कि आम आदमी पार्टी पंजीकृत एक राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टी है, क्योंकि दिल्ली की पार्टी है। दिल्ली विधानसभा में देखिएगा चुनाव होता है तो ये हमेशा, अतः विकल्प ई क्या है दोस्तों? सही है। यद्यपि बिहार लोकसभा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में क्या माना? इसको ए सही माना था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन दोस्तों देखने के लिए मिला था। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली आपको पता है यूटी है। क्या है? यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था? ये राज्य बनाया गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई थी, मतलब राज्य का दर्जा दोस्तों दे दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन 22वां राज्य हमारा बन गया था। आगे बात करते हैं कि बिहार को काटकर एक पृथक वानांचल राज्य का बनाना संभव है। तो यहाँ पर दिया है क्या? वानांचल कि राज्य विधानसभा कानून पारित करते हैं, तो कोई भी राज्य का निर्माण करना है, राज्यों का निर्माण करना है, तो संसद का काम करता है दोस्तों विधानसभा, या राज्य का कोई उसमें सहयोग दोस्तों नहीं होता। इनमें से क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, राज्यों के निर्माण के लिए अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है। किसको है? संसद को है। विधानसभा को इसमें हस्तक्षेप दोस्तों नहीं है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बात करते हैं कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष जो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपके MN वेंकट चलैया थे। ये भी याद रखिए, कभी कभी आपसे प्रश्न में आ जाएगा, क्योंकि उस समय का करंट अफेयर था तो इस समय आ गया था प्रश्न में, लेकिन याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हुई थी। भारतीय संविधान के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसके लिए कुछ अलग से प्रस्ताव दोस्तों नहीं आया था, बल्कि संविधान द्वारा ये स्थापित हो गया था। आगे आते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बात करता है। तो अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख के बारे में बताया गया है। ऐसे भी आपको याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 से लेकर के 145 से ये आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में दोस्तों उल्लेख करता है। आगे है आपका कि प्रारंभ में हुआ था उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या का मुख्य न्यायमूर्ति अतिरिक्त 7 थे, मतलब कि प्रारंभ में कितने थे? तो 7 थे दोस्तों, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश, एक CGI प्लस आपका 7 अन्य, मतलब कुल मिलाकर के 8। तो संसद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 1956 के अधिनियमित करके संख्या को 10 कर दिया गया था। मतलब कि संसद को अधिकार है कि समय समय पर क्या कर सकता है उसमें दोस्तों? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कम बेश मतलब कर सकता है दोस्तों।
1960 में बढ़कर 13, 1977 मतलब की संख्या दिया है, और 2019 में 33 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मतलब कि आपका अगर बात करें तो CGI 1 प्लस में 33 अन्य न्यायाधीश, कुल कितने हो गए दोस्तों? 34। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 34 आपको वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्वीकृति क्षमता क्या है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्वीकृति क्षमता के बारे में अगर बात की जाए तो अभी अगर बात करें तो कितना हमारा, तो अभी दोस्तों 1 प्लस 33, कितना? 1 प्लस 33, 34 है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया तो नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करेगा तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 124(2) के द्वारा दोस्तों। कॉलेजियम की सहायता से करते हैं, कॉलेजियम होता है उसकी सहायता से। कॉलेजियम क्या करता है? देता है सलाह कि हाँ हमारे इस आदमी को क्या कीजिए, CGI न्यायाधीश बनाइए, तो राष्ट्रपति उन्हीं को क्या करते हैं दोस्तों? उनसे सलाह मतलब कि सिफारिश करते हैं, और उनसे सलाह लेकर के अपना काम दोस्तों करते हैं। तो ये बात बताया है यहाँ पर कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दोस्तों नियुक्ति होती है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो कौन कर सकता है? तो संसद। कौन कर सकता है? संसद बता दिए, संसद घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति जो आयु आपका रिटायरमेंट का कितना? 65 वर्ष है। वहीं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बारे में बात कर ले तो हाई कोर्ट का कितना है दोस्तों? तो हाई कोर्ट का आपका 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष। याद रखिएगा, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, वहीं हाई कोर्ट के बारे में बात कर ले तो 62 वर्ष। वहीं आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आगे हमारा है आगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकते हैं? तो किसको लिख कर दे सकते हैं? जो इनकी नियुक्ति करता है उन्हीं को लिख करके दोस्तों देंगे। तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दोस्तों दे सकते हैं, मतलब कि कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपना ये त्याग पत्र दोस्तों दे सकते हैं। वही बात इसमें बताई गई है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? अगला है हमारा कि न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब एक तरह का न्यायिक पुनराविलोकन है। वही हम लोग बात कर ले तो न्यायिक पुनराविलोकन जो हमारे संविधान में, न्यायिक पुनराविलोकन हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। मतलब इसमें क्या होता है न्यायिक पुनराविलोकन में, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो दोस्तों, वो क्या कर सकते हैं? अपने जो भी निर्णय लेते हैं दोस्तों, या कोई भी कानून संसद द्वारा पारित होता है तो वो क्या संविधान के अनुकूल है कि नहीं है, या अपने जो निर्णय लिए, डिसीजन लिए हैं, उसमें भी क्या कर सकता है? उसमें दोस्तों पुनः रूप से उसका सुनवाई दोस्तों कर सकता है। वही क्या है आपका न्यायिक पुनराविलोकन है। या बता दिया कोई कानून है वो संवैधानिक है कि नहीं, उसकी भी जांच करना दोस्तों, ये भी क्या कहलाता है? न्यायिक पुनराविलोकन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाए, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मतलब कोई भी कानून आप बना रहे हैं दोस्तों तो वो संवैधानिक होना चाहिए, संविधान के अनुकूल होना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित? तो भारत में न्यायिक प्रणाली दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में ई दिया है। क्या दिया है? इनमें से एक से अधिक होगा। क्या होगा? एक से अधिक, मतलब संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर एक से अधिक होगा आपका। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान पर भी आधारित है आपका, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर भी दोस्तों क्या है? आधारित है। तो इसमें से क्या होगा? एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई। आगे आते हैं, राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार में कौन संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल। वहीं केंद्र सरकार के बारे में बात कर ले तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वही बात बताई गई कि संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में दोस्तों निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या स्व विवेक से भी कर सकते हैं, या अपने अधीनस्थ जो इनके अधिकारीगण होते हैं उस तरह से भी अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्यों में दोस्तों क्या करता है? शासन व्यवस्था को चलाता है। यहाँ बताया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 जिसमें विधानमंडल को उल्लेख किया गया है, मतलब राज्य के जो कार्यपालिका है, विधानपालिका है, विधायिका है, उसके बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक का जो है आपका कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें आपके राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री, ये सब मंत्री परिषद आता है राज्यों का। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद के जो एडवोकेट जनरल है अनुच्छेद 165 सम्मिलित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रभाव पर्यंत पद धारण करते हैं। इसके अलावा कभी भी राष्ट्रपति को सम्मिलित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, मतलब इन्हें कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता दोस्तों। राष्ट्रपति जब चाहे उसको मतलब कि हटा सकते हैं या बना सकते हैं दोस्तों। वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, उसके प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं।
आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आगे है देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल है, तो राज्यों की विधायिका में देख लेते हैं हम लोग विधान परिषद एवं राज्यपाल। विधायिका मतलब होता है, पहले समझिए, विधायिका मतलब होता है जो कानून बनाती है। क्यों कहती है, जो कानून बनाती है दोस्तों। तो आपका विधायिका में विधान परिषद राज्यपाल तो होगा ही, विधानसभा में विधान परिषद होगा ही, विधानसभा में राज्यपाल होगा ही। तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, देखिए जहाँ ये तीनों का अस्तित्व हो जाए, विधान परिषद का भी अस्तित्व है, तो ये तीनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्योंकि विधायिका जो किसी भी राज्य के लिए क्या करती है दोस्तों, कानून बनाने का काम करती है दोस्तों। आगे आते हैं, अनुच्छेद हम लोग आते हैं आपका, ये आपका वही बात बताया गया है कि वो विधायिका के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख दोस्तों किया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे, तो उनके पदों में नहीं थे। कौन से पद में नहीं थे, तो अनुच्छेद 175(2) में दोस्तों ये बातें बताई गई है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा बोलता है, आगे है कि भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है। तो राज्य में जो विधान पालिका होती है या विधानमंडल होते हैं, उसका उच्च सदन के बारे में बोले तो जो विधान परिषद होता है, जहाँ पर राज्यों में अस्तित्व है, तो हमारे भारत के 6 राज्यों में दोस्तों क्या है, विधान परिषद का दोस्तों अस्तित्व है। बिहार, यूपी, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक दोस्तों। ये यहाँ पर क्या 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको द्विसदनीय विधानमंडल देखने के लिए मिलता है। विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। जो राज्य विधान परिषद के सदस्य कहाँ चुने नहीं जाते हैं, तो उद्योगपति दोस्तों नहीं होते हैं, ये स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। शिक्षक हो सकते हैं, स्नातक जो अपना एक उनका क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ से चुने जाएंगे, लेकिन जो उद्योगपति दोस्तों उनका चुनाव नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही बातें बताई गई है कि संविधान के अनुच्छेद 173 के द्वारा विधान परिषद में जो उनकी संरचना के बारे में बताया गया, 1 सदस्य होते हैं स्थानीय निकाय से चुन करके आते हैं, 1/12 सदस्य जो 3 वर्षों से स्नातक द्वारा, 1/12 जो न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं, मतलब टीचर हो गए, चुन करके आते हैं। और जो माध्यमिक स्तर के, निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 जो सदस्य होते हैं विधानसभा के सदस्य द्वारा क्या होते हैं दोस्तों, मनोनीत होते हैं। और 6 सदस्य दोस्तों राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत दोस्तों नामांकित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, कौन कर सकता है, तो केंद्रीय संसद। बनाने का काम, अगर उसको खत्म करने का काम कौन कर सकता है दोस्तों, तो संसद कर सकता है। सिफारिश कौन करता है, सिफारिश करता है विधानसभा करता है। विधानसभा की सिफारिश पर दोस्तों उसको निर्माण भी कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है, कौन, तो संसद। विशेष बहुमत से, कितना 2/3 बहुमत से दोस्तों उसको खत्म बना भी सकता है, उसको जिस तरह से बनाएगा उस तरह से उसको खत्म भी कर सकता है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। तो ये दोस्तों हमारा आज का क्या था, PYQ था। तो कैसा लगा क्लास, थोड़ा बताइए कमेंट करके दोस्तों। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ अगर कमी हो तो हमें बताइएगा, या कोई भी त्रुटि हो दोस्तों तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह से PYQ दोस्तों करना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि PYQ से ही दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या होते हैं BPSC एग्जाम में दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। तो ये अगर आप एक पार्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी दोस्तों थोड़ा बढ़ा रहेगा, और आपकी तैयारी में दोस्तों क्या होगी, मजबूती दोस्तों मिलेगी। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।